DFCCL की क्लास करने जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग की क्लास है। इससे पहले अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पहली क्लास से रिलेट करेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है वो कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझना होगा। क्वेश्चन बढ़िया। पहला, एक कंपनी विभिन्न नामों के साथ 5 प्रकार के साबुनों को प्रस्तुत कर रही है और हर ब्रांड के विभिन्न सुगंध और रूपों में साबुन उपलब्ध है। कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी जो रणनीति का अनुसरण करती है आपको बताना है। मल्टी ब्रांडिंग का कर रही है, लेबलिंग का कर रही है, कंज्यूमर कैटरिंग का कर रही है, प्रोडक्ट अप्रोच का कर रही है। वैसे मैंने आपको बताया लास्ट में कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसने अलग अलग नाम से साबुन बना रखे हैं, उनके अलग अलग सुगंध है, तो वो कौन सा है, मल्टी ब्रांडिंग है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने इसका डिस्कशन पूरा किया है, आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप। विपणन मिश्रण में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा अत्यधिक परिवर्तनशील है। मतलब सबसे ज़्यादा जो चेंज होता है वो क्या होता है। क्या प्रोडक्ट चेंज होता है, प्राइस चेंज होता है, प्रमोशन चेंज होता है या प्लेस चेंज होता है। बताइए आप। कोई भी कंपनी बार बार प्रोडक्ट में चेंज करती है? नहीं करती है। प्रमोशन बार बार करती है? नहीं। एक बार जो प्रमोशन हो गया वो हो गया, वही वीडियो बार बार या वही एडवर्टाइजमेंट बार बार चलेगा। ठीक है, प्लेस चेंज करती है, मतलब जहाँ वो बनाती है वही रहेगा। कोई चेंज होता है क्या प्लेस में? नहीं होता है। लेकिन प्राइस में आपको पता होगा फ्लक्चुएशन आता रहता है, बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करता है प्राइस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइस। प्राइस को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती है, जैसे कि क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है, मार्केट इफेक्ट कर रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो पेट्रोल भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो प्राइस जो है वो इफेक्ट मतलब बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है, वो प्राइस क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, SEO का पूर्ण रूप क्या है। ये तो आपने सभी ने देखा होगा, आपने भी अगर यूट्यूब और वगैरह से कनेक्टेड है तो आपको पता होगा गूगल SEO। गूगल SEO मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एंटिटी ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजी इंजन ऑप्टिमाइजेशन या स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइज ऑनलाइन। इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, याद रखिएगा। SEO का मतलब क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या करते हैं कि अगर अपने को जो प्रोडक्ट है कौन से अपने जो ग्राहक है वहाँ तक पहुँचाने का तरीका है। ठीक है, अपने ग्राहकों तक इस चीज़ को पहुँचाने का तरीका है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप उस इंजन को किस तरीके मतलब सर्च इंजन है उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। बाजार को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, मतलब मार्केट क्या होता है ये बताना आपको। वह स्थान जहाँ खरीदार और विक्रेता मिलते हैं, वह स्थान जहाँ सामान बेचा जाता है, वह स्थान जहाँ सामान खरीदा जाता है, ये किसी उत्पाद के वास्तविक और संभावित खरीदारों का एक समूह। वैसे मार्केट होता क्या है, जहाँ पे खरीदार और विक्रेता मिलते हैं। आपको पता ही होगा मार्केट मतलब क्या होता है, जहाँ जैसे कि आप जाते हो मार्केट तो आप क्या हो, खरीदार और विक्रेता मतलब एक बेचने वाला होता है, वो होता है मार्केट। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि मार्केट क्या होता है, बाजार जा रहे हैं तो बाजार मतलब हम कुछ लेने जा रहे हैं और वो हमें जो बेचेगा वो विक्रेता हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हरित विपणन के सिद्धांत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कृषि विपणन से, पर्यावरण के संरक्षण से, सामाजिक विपणन का वातावरण से या सामाजिक विपणन वातावरण से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केटिंग से। बताइए कैसे रिलेटेड है। सभी को लग रहा है वो कृषि विपणन से रिलेटेड है, लेकिन नहीं है, ये रिलेटेड है हमारे पर्यावरण के संरक्षण से। ठीक है, हरित विपणन कैसे रिलेटेड है, हरित विपणन का सिद्धांत जो कैसे रिलेटेड है वो है पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, देखिए कुछ जो क्वेश्चन है उनका फैक्ट ही आपको याद रखना है, जैसे कि SEO का फुल फॉर्म, उसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं होता। जैसे कि ये फिर वापस आया DAGMAR का फुल फॉर्म, तो अब आपको फुल फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेंगे ना, उसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं। आप कितना भी किसी से भी समझ लीजिए, अगर आप जब तक 2 या 3 बार पढ़ेंगे नहीं तो याद होगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, मतलब बताइए क्या हो सकता है इसका फुल फॉर्म। डन एडवर्टाइजमेंट गेम्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग, डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल्स फॉर मेजर्ड रिजल्ट्स, डीमार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट गोल एंड मेजर्ड रिजल्ट, डीरेगुलेट एडवर्टाइजमेंट गोल्स एंड मेजर्ड रिजल्ट्स। थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है क्योंकि गला खराब है। ऑप्शन तो इसका हो जाएगा, बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका। इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफाइनिंग एडवर्टाइजमेंट गोल्स फॉर मेजर्ड रिजल्ट। मतलब क्या होता है, मतलब आप पहले से गोल डिसाइड करेंगे अपने रिजल्ट को पाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, केंद्रीय बजट 2021-22 में कपास कस्टम ड्यूटी को 0% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आपको बताना है कितना कर दिया गया। अब 2% कर दिया गया, 5% कर दिया गया, 10% कर दिया गया या 15% कर दिया गया। तो इस बार गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है, 10%। इसके अलावा सिल्क के ऊपर कितना लगाया है, सिल्क के ऊपर 10% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 15%। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा आप। कपास पे 0 से 10 और सिल्क जो उस पर 10 से 15 कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चला। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए आप। आय की समानता को मापने के लिए, आय की असमानता को मापने के लिए, आय के वितरण को मापने के लिए, या लाभ और हानि को मापने के लिए। जैसे कि दोनों आपको याद होना चाहिए, एक तो लॉरेंज वक्र
और एक और गिनी गुणांक, दोनों आपको पता होना चाहिए। गिनी गुणांक को और क्या बोलते हैं? गिनी गुणांक बोलते हैं गिनी इंडेक्स, ठीक है। इसके अलावा इसको बोलते हैं गिनी इंडेक्स। और ये काय को नापता है? आई की असमानता को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। काय की? आई को असमानता को नापने के लिए। इसने इसको दिया किसने था? इसको दिया था कोरेडो गिनी ने। किसने दिया था? कोरेडो गिनी ने इसको दिया था, ठीक है। कोरेडो गिनी ने दिया था। और इसके साथ एक और कौन सा वक्र का उपयोग करते हैं? लॉरेंज वक्र का। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र भी क्या करता है? आई की असमानता को नापता है। इसको किसने दिया था? मैक्स लॉरेंस ने दिया था। किसने? मैक्स लॉरेंस ने दिया था, ठीक है। ये दिया था 1905 में। ये तो मैंने आपको बता दिया है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है? कौन मौद्रिक नीति को तैयार करता है आपको बताना है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, या फिर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन तैयार करता है इसको? इसको तैयार करता है आरबीआई। कौन तैयार करता है? आरबीआई। मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में, वैसे तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1934 का। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे था स्टार्टिंग में? ये था कोलकाता में। कहाँ पे था? कोलकाता में। इतना आप लिख लीजिए। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। इसके बाद अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी है मुंबई में। अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। जब इस्टेब्लिश होती है तो इसकी पूंजी कितनी थी? कितना कैपिटल के साथ इस्टेब्लिश किया गया था इसको? 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़ रुपए के साथ इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्या बताना चाहिए? फर्स्ट गवर्नर कौन है? फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? हमारे ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर की बात करें तो कौन थे बताइए? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी जो है हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे। एक तो कौन से नंबर का याद रखना चाहिए? 23वें, 24वें और 25वें नंबर के गवर्नर आपको याद होना चाहिए हमेशा। कौन है? रघुराम राजन। रघुराम राजन। और 24वें नंबर के हैं उर्जित पटेल। और अभी कौन है? शक्तिकांत दास। अभी कौन है हमारे वर्तमान में गवर्नर? शक्तिकांत दास जी, ठीक है। इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मौद्रिक नीति तैयार कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति में कितने 6 सदस्य होते हैं? कितने? 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 तो आरबीआई के होते हैं और 3 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके सदस्य होते हैं। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। 6 सदस्य होते हैं और 3 आरबीआई के और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके अलावा आपको क्या बताना चाहिए? अभी रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर क्या है? तो रेपो दर है अभी, रेपो रेट जिसको बोलते हैं, वो है 4%। रिवर्स रेपो रेट वो है 3.35%। ये सब बता चुका हूँ मैं कि रेपो रेट किसको कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसको कहते हैं। और बैंक दर है, बैंक दर कितना है? 4.25%, ठीक है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। और जो मौद्रिक नीति है वो हर 2 महीने में तैयार होती है, मतलब साल में कितनी बार आती है? 6 बार आती है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 10। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने देश का स्थान लिया। किसने? मतलब पहले इसका नाम क्या था और अभी इसका नाम क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण ज्योति योजना, नेहरू ग्रामीण विद्युत वितरण योजना। बताइए, या फिर नन ऑफ दिस। क्या नाम था इसका पहले? इसका पहले नाम था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ठीक है। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। कब स्टेब्लिशमेंट हुई थी? 2015 में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। देखिए योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एक पूरा वीडियो आपके लिए सेपरेट योजना से रिलेटेड बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। वास्तविक जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जीडीपी की गणना आधार वर्ष कीमत पर की जाती है, चालू वर्ष की कीमत के आधार पर जीडीपी, या प्रेक्षण जीडीपी में जोड़ा जाए, या नन ऑफ दिस। देखिए वास्तविक जीडीपी क्या होती है बताइए आप? जिसमें जीडीपी की गणना क्या होती है? आधार वर्ष पर की कीमत पर की जाती है। किस पे? आधार वर्ष की कीमत पर की जाती है। ये आपको याद रखना है, फैक्ट है, इसका कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका। पढ़िए, भारत में कौन सी क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी नहीं है? मतलब कितनी एजेंसियाँ? पहले तो 6 एजेंसियाँ हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। कितनी एजेंसियाँ हैं? 6 एजेंसियाँ हैं। आपको 6 के नाम याद होने चाहिए। क्या कौन सी नहीं है? क्रिसिल, केयर, रेस या ICAR है? तो कौन सी नहीं है? रेस नाम की कोई एजेंसी नहीं है, ठीक है। 6 एजेंसियों के नाम आपको याद होना चाहिए पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंतर्गत आती है? सेबी के अंतर्गत आती है। किसके? सेबी। सेबी की स्थापना कब होती है? 1992 को। हेड कौन है? अजय त्यागी जी जो इसके हेड है। हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। ये सारी आपको चीज़ें याद होना चाहिए। इसके अलावा 6 जो एजेंसी उनके नाम याद रखिए।
एक तो हो गया क्रिसिल, बता दिया मैंने आपको। एक हो गया केयर, नोट करते जाइए आप, केयर, फिच इंडिया, फिच इंडिया लिख लीजिए आप, मैं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है मोबाइल पर। ICRA, ये तो मैंने आपको अभी हाल बताया। SMERA, और एक और कौन सी है, ब्रिक वर्क रेटिंग। ठीक है, ये 6 एजेंसियों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और सेबी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू। इसके साथ ही अपन इस वीडियो को एंड करते हैं।